नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दो एग्जाम पीसीएमबी और एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, इन दो एग्जामों में देख लिया होगा कि जो हमने वीडियो में पढ़ाया है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है एमपी बोर्ड का स्टैंडर्ड बहुत लो है। कोई भी टीचर थोड़े अच्छे से मेहनत कर लेता है तो उसकी क्वेश्चन जो है बताए हुए डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। मेन बात यह है कि अगर आप लोग इस एमपी बोर्ड में भी अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाते हैं तो ये थोड़ा आप लोगों के भविष्य के लिए चिंताजनक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। अगर कहीं पर कोई कसर रह गई है कि पीसीएमई में आपने अच्छा स्कोर ना कर पाया हो, एनिमल में अच्छा स्कोर ना कर पाया हो, इंग्लिश में अच्छा स्कोर ना कर पाया हो, तो आपके पास क्रॉप और हिंदी दो एग्जाम अभी बचे हुए हैं। अगर आप इनमें अपना अच्छा स्कोर करके परसेंटेज थोड़ा इंप्रूवमेंट लाएं तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप 75% प्लस लाते हैं तो आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार आपको 25,000 या एक लैपटॉप जो है देती है। तो कोशिश करें कि आपको ये चीजें मिले। ठीक है, इसी कड़ी में आगे हम आज क्रॉप की बात करेंगे। और क्रॉप में चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए आज हम देखने वाले हैं मेन तीन जो है चैप्टर्स, जिसमें पहला रहेगा हमारा ड्रेनेज, जिसको हम जल निकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल निकास। दूसरा है हमारा प्लांट न्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं पादप पोषण। और तीसरा हमारा रहेगा मैन्योर। क्या रहेगा? मैन्योर। ये तीनों जो चैप्टर हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही चैप्टर हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फालतू की चीजें बात नहीं करेंगे क्योंकि इन चीजों को अगर अच्छे से पढ़ना है तो हमको बहुत पहले जाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास अब समय नहीं है। अब हमको पढ़ना है वो है एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो इस समय जो हमको पढ़ना है वो क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। तो इसके अंदर हम वही चीज पढ़ेंगे जो हमसे बार बार पूछी जाती है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों से मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूं मैं। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, वैसे इससे ऑब्जेक्टिव आते नहीं है, लेकिन एकमात्र ऑब्जेक्टिव इससे जो आया है वो है जल निकास व्यवस्था संबंधित है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज रिलेटेड टू। तो ग्रीडीड्रॉन, टाइल्स, मोल और पोल, इनमें से क्या है? तो अगर सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? सिस्टम की। तो यहाँ पे प्रणाली की अगर हम बात करें, प्रणाली की अगर हम बात करें तो वो है ग्रीडीड्रॉन। क्या है? ग्रीडीड्रॉन जो है ये जो है सिस्टम है। बाकी ये तीनों जो है ये अंडरग्राउंड वाटर मेथड्स की, अंडरग्राउंड जो विधि होती है उसके जो है टाइप है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज जो है जिसे हम जल निकास बोलते हैं, जल निकास जो बोलते हैं, इसमें दो चीजें मेन है। एक आपको देखने को मिलेगा सिस्टम और दूसरा आपको देखने को पड़ेगा मिलेगा मेथड्स। बेटा सिस्टम क्या होता है और मेथड क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। सिस्टम यानी कि प्रणाली जो होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रणाली बोलते हैं। प्रणाली समझ लो, बाकी आगे चीज आपको मिल जाएंगी। प्रणाली बोलते हैं। ये क्या होता है? जब बहुत सारी नालियां, हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं उसके संबंध में, जब बहुत सारी नालियां एक बड़ी नाली में जाके कनेक्ट होती हैं और बड़ी नाली जाके किसी नदी या बड़े से तालाब में जाके मिल जाती है, तो इस पूरी प्रोसेस को, ये पूरे पैटर्न को हम कहते हैं सिस्टम। इस पूरे पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सिस्टम। ये तीन प्रकार का होता है, नेचुरल, हेरिंगबोन और ग्रेडिड्रॉन। इसके अलावा जो होता है मेथड, पानी को बाहर निकालना। तो जल निकास का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है पानी को बाहर निकालना। तो उसको बाहर निकालने के लिए जिन विधियों का यूज किया जाता है, जिन विधियों का यूज किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं मेथड्स। ये दो प्रकार की होती हैं, सरफेस मेथड और अंडरग्राउंड मेथड। मतलब कि ऊपरी सतही जल निकास और भूमिगत जल निकास। ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ग्रीडी इसका आंसर होने वाला है। चलिए, इसके बाद अब बड़े क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, इसमें छोटे क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिलेंगे। और पहला ही क्वेश्चन जो है आपके सामने है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, उसका नाम है राइट द बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेनेज, एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। इसको मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं आपको कि जल निकास से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए, जल निकास के लाभ लिखिए। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से याद कर लीजिएगा। आर्टिफिशियली रिमूविंग unnecessary water from the surface or subsurface of the land to increase the crop yield is called drainage. Artificially removing unnecessary, कैसा वाटर? Unnecessary water, याद रखना, वाटर नहीं है, unnecessary water from the surface or subsurface of the land increase the crop yield is called drainage. इसकी हिंदी में आपको समझाता हूं कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की सतह पर या उपसतह मतलब अंडरग्राउंड से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना या हटाना जल निकास कहलाता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आपके खेत में पानी भर गया है, जो कि अगर पानी भरा है तो वो बहुत ज्यादा कैसा है, फसल के लिए नुकसानदायक है। अब उस पानी को बाहर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आर्टिफिशियली निकालेंगे। तो पानी को आर्टिफिशियली बाहर निकालना ही ड्रेनेज कहलाता है, उसी को हम हिंदी में जल निकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात हम करते हैं इसके इंपोर्टेंस, अगर हमसे पूछता है या फिर हमसे बेनिफिट्स पूछता है तो हम क्या आंसर देंगे? तो इट्स इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड। इट्स इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ लैंड, मतलब ये जमीन की भौतिक स्थिति को सुधारता है। इससे भूमि की भौतिक स्थिति में क्या होता है? सुधार होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात करें तो एयर सर्कुलेशन इज द लैंड इंक्रीज। एयर सर्कुलेशन इन द लैंड इंक्रीज। अगला है द टेम्परेचर ऑफ सॉइल रिमाइंस फेवरेबल ड्यू टू विच जर्मिनेशन इज गुड। आप लोगों ने देखा होगा कि फसलों के जर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है टेम्परेचर। सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉइल इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जिबरेलिन हार्मोन, इसके अलावा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर वाटर आप निकाल देंगे, अननेसेसरी वाटर बाहर निकाल देंगे, तो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो अच्छा रहेगा, अच्छा खासा टेम्परेचर रहेगा, जिस वजह से जर्मिनेशन कैसा होगा? बढ़िया होगा। ठीक है, इसके अलावा द अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर इन द सॉइल इंक्रीज। आपको पता है कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी वाटर का मतलब होता है जब मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर जो पानी भरा रहता है, जो छोटे छोटे पोर्स में जो पानी भरा रहता है, जिसको प्लांट जो है यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो होता है वो बढ़ जाता है मिट्टी के अंदर, अननेसेसरी वाटर को अगर हम हटा देंगे तब। इसके अलावा द लैंड रिमाइंस, है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम बिकम एल्कलाइन और एसिडिक। जो मिट्टी है उसको एल्कलाइन और एसिडिक होने से रोका जा सकता है। तो ये इंग्लिश में हो गए, अब हम बात करेंगे हिंदी में। डेफिनेशन सबको याद हो गई होगी। इससे हम बात करेंगे, इससे भूमि की भौतिक स्थिति में क्या होता है? सुधार होता है। भूमि में वायु संचार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपको पता है पानी भरा है, नीचे जमीन है, तो उस वजह से पानी भरा होने की वजह से एयर जमीन तक टच नहीं कर पाती। अब पानी हट जाएगा तो एयर सर्कुलेशन क्या होगा? प्रॉपर होगा। इसके अलावा मिट्टी का जो तापमान अनुकूल रहता है, कैसा रहता है? अनुकूल रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। मिट्टी में केशिकीय जल की मात्रा बढ़ जाती है, इसे केशिकीय जल कहते हैं। कैपिलरी वाटर को केशिकीय जल बोलते हैं। तो इससे केशिकीय जल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जो पोर होते हैं मिट्टी के, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें जो पानी भरा रहता है उसे केशिकीय या केशिकीय जल कहते हैं। ठीक है, भूमि क्षारीय या अम्लीय होने से सुरक्षित रहती है। ना मिट्टी एसिडिक हो सकती और ना एल्कलाइन हो सकती, लेकिन पानी भर जाएगा तो एल्कलाइन भी हो सकती है और एसिडिक भी हो सकती है। तो इन बातों का आपको रखना है ध्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट 8 ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रेनेज। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमसे पूछा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, इससे पहले हमसे पूछा था बेनिफिट। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। और कोई भी 8 उद्देश्य हमसे पूछे तो भैया जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको ही मिट्टी में रखेंगे, उनको ही हम माइंड में रखेंगे, जिस वजह से क्या होगा? इसी वजह से हम उसको जल निकास को करेंगे। ठीक है, तो हमसे इंपोर्टेंस पूछे, हमसे बेनिफिट्स पूछे, हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे, सबका मतलब एक ही है। हमसे पूछे नीड ऑफ वाटर ड्रेनेज, तब भी यही वाले आंसर देने, तब भी आपको क्या करना है? यही वाले आंसर देने हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, फटाफट आप लोग याद रखेंगे।
वाटर की वो उसकी डेफिनेशन आप याद रखेंगे, पहले जो बताइए वही वाली, टू इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड, not allowing the harmful salt or accumulate in the soil, to maintain proper temperature in the soil, है ना, वो जो भी चीजें वो है ना। इसके अलावा प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम द टर्निंग इनटू अ सम्प्स जो होती है उसमें बदलने से बच जाती है। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, है ना, टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, है ना। इसके अलावा टू हेल्प इन टाइमली कैरिंग आउट द एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर द क्रॉप। ये सारी चीजें करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है ड्रेनेज करते हैं। यही बेनिफिट्स होते हैं, यही नीड होती है, यही ऑब्जेक्टिव होते हैं। हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी सुन लो। भूमि की भौतिक स्थिति में सुधार करना होता है, मिट्टी में हानिकारक लवणों को जमा न होने देना होता है, मिट्टी में उचित तापमान बनाए रखना होता है, भूमि में वायु संचार करना होता है, भूमि को दलदल में बदलने से रोकना होता है, उत्पादन में वृद्धि करना होता है, लाभकारी जीवाणुओं की सक्रियता में वृद्धि करना होता है, फसल के लिए कृषि गतिविधियों को समय पर पूरा करने में सहायता करना होता है। यही सारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही जो बोला है वो ही है। जैसे अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रेनेज। क्या है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रेनेज? मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ड्रेनेज, है ना, एनी 4 पॉइंट्स। रीजंस ऑफ नीड, रीजंस ऑफ नीड ऑफ ड्रेनेज। भाई साहब जो ऊपर बताएं वही को वही करने हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण लिखिए, किन्हीं परिस्थितियों में जल निकास की उचित व्यवस्था करना आवश्यक होता है, कोई 4 बिंदु लिखिए, जल निकास की कोई 4 आवश्यक शर्तें लिखिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाले जो मैंने ऊपर बताए यही वाले आपको यहाँ पे याद करने। मैंने पहले ही बोला है, नीड, रिक्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट सब के सब यही है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि यही वाला आपको क्या करना है, याद करना है, फालतू की मेहनत हम नहीं करेंगे। अब हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कई बार पीएटी में पूछा गया है, इस पे वेरी वेरी मोस्ट लगाइए। मुझे लग रहा है कि इस बार इस क्वेश्चन के बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर पेपर अच्छा आता है, अभी तक के दोनों पेपर बहुत आसान है, इसलिए पेपर अगर थोड़ा सा टर्न होता है, थोड़ा सा अच्छा बनता है, तो हम लोग देख पाएंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि 2023 में पूछा गया था, हमसे पूछ रहा है राइट द डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज। तो भैया ड्रेनेज की डेफिनेशन तो आप माइंड में बिठा के रख लो कि आर्टिफिशियली रिमूविंग अननेसेसरी वाटर फ्रॉम द सरफेस और सब सरफेस ऑफ द लैंड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज। आपसे पूछेगा ड्रेनेज किसे कहते हैं, तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जमीन की सतह पर या सब सरफेस यानी कि अंदर, जमीन के अंदर मौजूद पानी को आर्टिफिशियली निकालना यानी कृत्रिम रूप से निकालना ड्रेनेज कहलाता है, जल निकास कहलाता है। इसके मुख्य 3 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं? 3 सिस्टम होते हैं, और सिस्टम को हम यहाँ पे प्रणालियां भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रणालियां। तो मेरी बात ध्यान सुनना, मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर डायग्राम बना के भी बताऊंगा। पहला है नेचुरल सिस्टम। इस सिस्टम में नालियां जमीन की नेचुरल ढलान के साथ अपनी दिशा बदलती रहती हैं और आखिर में पानी मेन ड्रेन के जरिए नदी या तालाब में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला है हेरिंगबोन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीच में बनाई जाती है और सहायक नालियां उसमें आकर मिल जाती हैं। ग्रेडेड रॉड प्रणाली, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है, इसकी सतह नीचे होती है और सहायक नालियां इसमें आकर मिल जाती हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान सुनेंगे और हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रणाली। इन दिस सिस्टम the drains keep change their direction along with the natural slope of the land, and finally the water is discharged into the river or pond through the main drains। इसमें ये कह रहे हैं कि जो नालियां होती हैं वो अपना स्लोप नेचुरल स्लोप के थ्रू क्या करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो ये मान लो कि मेन नाली है और इसमें बाकी नालियां आके क्या होती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। बाकी नालियां आगे क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। और इनको आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएं। कैसा बनाएं? टेढ़ा मेढ़ा बनाएं, जिग जैग शेप में बनाएं, क्योंकि ये नेचुरल है तो नेचुरल अपने शेप को क्या कर लेती हैं, बदलती रहती हैं। तो ये मेन ड्रेन है, ये कैसी है, मेन ड्रेन है, और ये दोनों क्या है, सब ड्रेन है ना, सहायक नालियां हैं। और ये पानी जो है किसी बड़े तालाब या नदी में जाके मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक प्रणाली या प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम। उसके बाद हेरिंगबोन सिस्टम की बात कर लेते हैं।
In this system, the main drain is made in the middle of the field and auxiliary drains come and meet in it. मतलब इसके अंदर ऐसी बात हो रही है कि जो मेन नाली होती है वो मिड में बनाई जाती है। वो कहाँ बनाई जाती है? मिड में बनाई जाती है, और टेढ़ी मेढ़ी नहीं है क्योंकि इसको बना रहे हैं। और बाकी की नालियां इसको आके कनेक्ट करती हैं। बाकी की नालियां क्या करती हैं? इसको आके कनेक्ट करती हैं, वो भी दोनों तरफ से। वो भी किधर से? दोनों तरफ से। तो इसको बोलते हैं हम हेरिंग बॉन। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं हेरिंग बॉन सिस्टम। और ये बाद में जाके किसी तालाब वगैरह में मिल जाता है। फिर बात करते हैं ग्रेडी ड्रॉन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द मेन ड्रेन इज मेड एट द एंड of the field. It have a low surface and auxiliary drainage drains merge into it. इसके अलावा इसमें क्या होता है कि मान लो ये स्लोप है नीचे, मतलब इधर खेत है और ये खेतों का पानी इधर नीचे की तरफ बहता है, तो एक बड़ी नाली बनाएंगे नीचे और बाकी नालियां इसको आगे क्या करेंगी? बाकी नालियां इसको आगे कनेक्ट करेंगी और ये पानी जो है बाद में किसी बड़े तालाब या नदी में जाके मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेडी ड्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये सिस्टम याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डायग्राम बना के आते हैं तो जय मानिए कि मजा आ जाएगा। फिर भाई आ जाइए अगला कि राइट द 8 डिसएडवांटेज ऑफ अ एक्सेस वाटर इन सॉइल। मतलब राइट द डिसएडवांटेज क्यूज बाय द लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज फ्रॉम द फील्ड। मतलब अगर आपके खेत में पानी भरा है ना, जैसे खेत में उचित जल निकास ना होने से क्या हानि है, मतलब अगर आप प्रॉपर ड्रेनेज नहीं करते हैं तो क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो जो एडवांटेज थे उनको अगर आप उल्टा करके लिख दें तो वो आपको क्या हो जाएंगे? डिसएडवांटेज हो जाएंगे जल निकास के। जैसे मिट्टी में रंध्र जल से भर जाते हैं, इस कारण लाभदायक जीवाणु क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, है ना। मतलब कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। मिट्टी का तापमान गिर जाता है जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है ना, और प्रॉपर जो है वो भी नहीं होता, सीड जर्मिनेशन नहीं होता। भूमि की भौतिक स्थिति बिगड़ जाती है, उसमें क्या बोल रहे थे? फिजिकल ग्रोथ इंप्रूव, इसमें क्या लिखेंगे? फिजिकल ग्रोथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जमीन दलदली होने से, जिसमें खेती बाड़ी का काम नहीं हो पाता है, जिससे जुताई निराई गुड़ाई वगैरह टाइम पर नहीं कर पाते। इसके अलावा जमीन धीरे धीरे कैसी होने लगती है? क्षारीय होने लगती है। मिट्टी में नुकसानदायक नमक पैदा हो जाता है। जमीन नकदी फसलों के लिए बेकार हो जाती है। पौधे की सांस लेने की प्रक्रिया में रुकावट आती है। तो वही वाली बातें हैं। अब देखो इंग्लिश में देखते हैं, यहाँ पे हम, ठीक है, कि द स्टोमेटा ऑफ द सॉइल गेट फिल्ड विद द वाटर ड्यू टू विच द बेनिफिशियल बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव। जो पोर्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है, जिस वजह से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सॉइल फॉल्स ड्यू टू विच द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्टॉप, है ना। इसके अलावा द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड डिस्ट्रॉयड, द लैंड बिकम मर्सी, कैसी हो जाती है? मैर्सी हो जाती है। ड्यू टू विच द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैन नॉट टेक प्लेस इन इट, मतलब उसके अंदर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। जो भी एक्टिविटीज के यहाँ पे नाम दिए, प्लाउइंग हो सकता है, बीडिंग हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा द लैंड, है ना, क्या होती है? ग्रेजुअली बिकम्स एल्कलाइन, ठीक है। हार्मफुल सेल्स आर प्रोड्यूस इन द सॉइल, है ना, जब नमक जो होता है बनने लगता है। लैंड्स बिकम अनसॉल्युबल फॉर द कैश क्रॉप, अनयूजुअल फॉर कैश क्रॉप, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ प्लांट गेट, है ना, मतलब भैया जो प्लांट होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है, सांस लेने की क्षमता होती है, वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आप क्या कर सकते हैं? डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। ये चैप्टर 4 नंबर का आता है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, या फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आके एक ऑब्जेक्टिव आएगा, और बहुत आसान आएगा, इस बात को ध्यान रख के चलना। अब हमसे पूछा है राइट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ कटआउट एंड ओपन ड्रेनेज, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे हम पहले हिंदी में समझेंगे कटआउट, किसकी बात करेंगे? कटआउट या खुली नाली। कटआउट या उसे ओपन ड्रेन बोलते हैं, खुली नालियां बोलते हैं। कि कोई दो फायदे बताने और दो नुकसान बताने। तो देखो भाई साहब, पहला क्या है? फायदा बात कर रहे हैं। पहले मैंने किसकी बात कर रहे हैं? एडवांटेज यानी फायदे की बात कर रहे हैं, कि नालियां बनाने में तकनीकी रूप से कुशल मजदूरों की जरूरत नहीं होती है, ये फायदा। ओपन ड्रेन्स बनाना है,
फड़ुआ लेके जाएगा, किसान खुद से मिट्टी हटाएगा और उसका काम बन जाएगा। इसके अलावा नालियों की सफाई में मेहनत और पूंजी की बचत होती है। सफाई करनी है खुद कर लेगा, पैसा बचेगा, मेहनत बचेगी। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि खेत का काम करने में दिक्कत आती है। अब खुली नाली बना दी, ट्रैक्टर गुजारना है, दिक्कत आएगी, है ना। वहां से ट्रॉली लेके आनी है, दिक्कत आएगी। किसान को कोई सामान ढोना, दिक्कत आएगी। ठीक है। खेती लायक जमीन का एरिया कम हो जाता है। अब देखो, ऐसे मान लो ये पूरा फील्ड है, इतना बड़ा आपका खेत था, इसमें से ये जमीन आपने जमीन जो है नाली के लिए खराब कर ली, तो अब ये जगह तो आपकी खराब हो गई। यहाँ एक नाली बना दी, ये जगह भी क्या हो गई? खराब हो गई। यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो एडवांटेज क्या है? टेक्निकल स्किल वर्कर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन, है ना, कंस्ट्रक्शन ड्रेन्स। इनको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के जो है इंटेलिजेंट या अच्छे वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेबर एंड कैपिटल आर सेव्ड इन क्लीनिंग ड्रेन्स, मतलब पैसे की बचत हो जाती है। इसके अलावा डिफिकल्ट डिसएडवांटेज क्या है? तो डिफिकल्टीज एरियाज इन ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर वर्क। एग्रीकल्चर वर्क करने में क्या होता है? डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड डिक्रीज। कल्टिवेटेड लैंड जो होती है उसका एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसकी बात कर लेते हैं। अब ये आ गया आपके सामने भाई साहब, इस बार छपने वाला क्वेश्चन। ये क्या है? इस बार छपने वाला क्वेश्चन है। इस पे लगा दीजिए बहुत सारे स्टार। और जब जब मैंने स्टार लगवाए तो आपको भी पता है क्या हुआ है पेपर के अंदर आके। ठीक है। तो ये है आपके पास आज के इस चैप्टर का, यानी कि ड्रेनेज चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन। पहले हम इंग्लिश में बात करेंगे, फिर हम हिंदी में बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहना है। पहले हम बात कर लेते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन को हम बोलते हैं जल सिंचाई, और ड्रेनेज जिसको बोलते हैं हम जल निकास। प्रोवाइडिंग वाटर टू फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। फील्ड में पानी देना इरिगेशन कहलाता है। रिमूविंग अननेसेसरी वाटर फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज। फॉर इरिगेशन ड्रेन आर मेड हायर देन द फील्ड। मतलब जो इरिगेशन की ड्रेन्स होती हैं वो खेत के ऊपर बनाई जाती हैं, फील्ड के ऊपर बनाई जाती हैं। ड्रेन्स टू कैरी आउट एक्सेस वाटर द मेड बिलो द ग्राउंड लेवल। अब मेरी बात समझना, जैसे ये अगर हम बात करें स्टेप को, तो ये आपका क्या है? खेत है। क्या है आपका? ये खेत है। अब मान लो कि मुझे इसमें पानी देना है, तो मैं नाली यहाँ बनाऊंगा क्या? इधर नाली बनाऊंगा क्या? मुझे ये बताओ। इधर नाली बनाऊंगा यहाँ पे, तो पानी ऊपर कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। और अगर मैं पानी देना है तो मैं नाली इसके ऊपर बनाऊंगा इस टाइप से, तो यहाँ पानी चला जाएगा। और जब मुझे पानी निकालना है तो मैं नाली यहाँ बनाऊंगा, जिससे इसके अंदर का जो पानी है वो भी इसके साथ बाहर निकल जाए। तो क्या होता है? इरिगेशन की नालियां ऊपर बनाई जाती हैं, ड्रेनेज की नालियां जो होती हैं ग्राउंड लेवल से नीचे बनाई जाती है। इरिगेशन ड्रेन्स आर रिक्वायर्ड थ्रू द ईयर। मतलब इरिगेशन होती है उसका होल ईयर हमको रिक्वायरमेंट होता है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बारिश में भी कभी कभार हमको जरूरत पड़ जाती है पानी देने की, सिंचाई करने की। लेकिन भाई साहब ड्रेन जो है, ड्रेन्स होती हैं वो नीडेड मेनली रेनी सीजन। कब होती हैं? ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब बरसात के मौसम में ही पानी खेत में भरता है, जब हम बाहर निकालते हैं। वैसे पानी क्यों भरेगा खेत में? इसके अलावा इरिगेशन इंक्रीज द वाटर लेवल इन दी सॉइल। इरिगेशन से पानी जो मिट्टी होती है उसका वाटर लेवल बढ़ता है। और ड्रेन भले अच्छा हो बुरा हो, लेकिन इससे क्या होता है? वाटर लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है सॉइल का, है ना। वाटर लेवल द सॉइल फॉल्स, यानी कि कम होता है। ठीक है। अब हम हिंदी और हिंदी वालों के साथ बात कर लेते हैं। ये अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट आपको सिंचाई के लिखने हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना, और ये वाले जो पॉइंट है नीचे वाले ये आपको यहाँ लिख देने हैं। किसके? जल निकास के। ठीक है। ये सिंचाई हो जाएगी, ये जल निकास हो जाएगा। ठीक है। इधर लिखना, लेकिन उधर इधर ही लिखना है कि जब आप पेपर में क्या होगे, जब खेत में पानी पहुंचाना सिंचाई करना कहलाता है। खेत से गैर जरूरी पानी निकालना जल निकास कहलाता है। सिंचाई के लिए नालियां खेत से ऊंची बनाई जाती हैं। ज्यादा ज्यादा पानी निकालने के लिए नालियां जमीन के नीचे बनाई जाती हैं। सिंचाई नालियों की जरूरत पूरे साल पड़ती है। इन नालियों की जरूरत पूरे मुख्य रूप से बारिश के मौसम में पड़ती है। सिंचाई से मिट्टी में जल का लेवल बढ़ जाता है। जल निकास के कारण मिट्टी का पानी का लेवल गिर जाता है। ठीक है। तो ये दोनों के क्या हो गए? डिफरेंस हो गए, और आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत ही सिंपल भाषा में याद रखना है। ठीक है। कट आउट कोफिशिएंट्स वगैरह इनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, आप लोग ना देखें तो भी चलेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड और सरफेस जो है
इसकी भी हम बात कर लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि इस बार आएगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलें क्योंकि अभी तक बहुत आया है। इसके अलावा आसान है, सही बात यह है कि आराम से बन जाएगा और अच्छा क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे बेसिक इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सरफेस और अंडरग्राउंड की। तो द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ड्रेन्स इज लेस। अब सरफेस, जमीन के ऊपर कोई चीज बनानी है, पैसा कम लगता है, ये बात सही है। द इनिशियल स्टार्टिंग कॉस्ट इन ऑफ द देयर कंस्ट्रक्शन इज रिलेटिवली हाई, लेकिन स्टार्टिंग कॉस्ट जो है अंडरग्राउंड की ज्यादा होती है। इसके अलावा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम दिस ड्रेन्स, इसके द्वारा सॉइल इरोजन है ना, उसका जो है पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल इरोजन ड्यू टू दिस, यानी जमीन के अंदर होता है तो पानी के साथ मिट्टी का बहना इतना खतरनाक नहीं होता है। इसके अलावा ड्यू टू दिस द एरिया ऑफ फील्ड गेट रिड्यूस, ये जमीन का जो एरिया होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। दे हैव नो इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ लैंड, आपको पता ही है जब हम पाइपलाइन नीचे गड़वा देते हैं तो ऊपर से खेती कर सकते हैं, तो एरिया पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। इसके अलावा इट टेक लेस टाइम एंड मनी टू द प्रिपेयर दिस ड्रेन्स, इसके अलावा ये इसमें लिख लोगे आप, क्या हो जाएगा है ना, हार्डेंस इन द कैरिंग आउट एग्रीकल्चर वर्क, है ना। इसमें अगर हम पांचवे वाले की बात करें तो एक ये हो जाएगा, 2 3 4 पांचवा ये है ना। रिपेंस टेक मोर मनी एंड टाइम, ज्यादा पैसा और ज्यादा मनी लगती है। दीज डू नॉट इफेक्ट ग्राउंड वाटर लेवल, ये ग्राउंड वाटर लेवल को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अंडरग्राउंड जो होता है ना ये करता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या कर देता है, लोअर कर देता है, यानी पानी को सोख नहीं पाता है मिट्टी। इसके अलावा थ्रो दीज वाटर ड्रेन्स इजी, मतलब आसानी से बनाई जा सकती है। वाटर ड्रेन्स नॉट ड्रेन्स थ्रो देम सो इजी, ये आसान नहीं होती हैं, ये थोड़ी मुश्किल होती हैं। अब हिंदी में अगर आप समझोगे तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। ये सतही होती है और हम बात करेंगे ये भूमिगत होती है, भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर वाली। ठीक है, और ये होती है सतही। कौन सी होती है, सतही। अब ध्यान से सुनना, पहला है इन नालियों के निर्माण, इन नालियों के निर्माण की आशंका लगातार आरंभिक लागत जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसमें क्या होता है, इनकी जो है आरंभिक शुरुआती खर्चा यानी कि आरंभिक क्या होती है, काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा इन नालियों में से मृदा अपरदन की संभावना रहती है, इससे मृदा अपरदन की संभावना, मृदा कटाव या अपरदन की संभावना नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो इससे खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसके एरिया पर इनकी कोई भी असर नहीं पड़ता, खेत के एरिया पर इससे कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके कारण कृषि कार्य के में क्या होती हैं, बाधाएं पड़ती हैं, उसमें आप लिख सकते हैं किसी प्रकार की कृषि कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती। इन नालियों की मरम्मत में समय और पैसा अधिक लगता है, आप इसमें लिख सकते हो कि रिपेयर में पैसा ज्यादा और समय लगता है। ठीक है, उनमें कम लगता है, इसमें ज्यादा लगता है। इसके अलावा छठे नंबर पर देखोगे इन इनसे भूजल स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनसे क्या हो जाता है, जमीन का वाटर लेवल कम हो जाता है ना। मिट्टी के ऊपर सतह पर नमक जम जाता है, इससे नमक जमने की सतह पर नहीं जमता है ना। इसके अलावा इससे पानी आसानी से निकल जाता है, इनसे पानी आसानी से नहीं निकल पाता है। इन बातों का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद हमको इस चैप्टर में और कोई भी ज्यादा चीज नहीं पढ़नी है। अब थोड़ा सा समय है कि हम पानी पी लें, और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जो हमारा होने वाला है प्लांट न्यूट्रिशन। क्या होने वाला है, प्लांट न्यूट्रिशन होने वाला है। मैं बात कर लेते हैं प्लांट न्यूट्रिशन की। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों और अच्छे चैप्टर है। इसकी दोनों के अंदर हमको क्वेश्चन आंसर की बात करनी है। हमको अब इसमें क्या होता है, ज्यादा छोटे क्वेश्चंस और नॉर्मल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपके सामने, राइट 3 रीजंस या जो है मींस ऑफ द ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एंड डिस्क्राइब देम ब्रीफली, मतलब समझाइए। मेरी बात सुनना, ये चैप्टर है प्लांट न्यूट्रिशन, तो प्लांट को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, नेसेसरी और अननेसेसरी। ठीक है, अब नेसेसरी कौन से होते हैं, तो नेसेसरी वो होते हैं जो प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए और इनकी डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर जो है
दिखने लगती है। ठीक है, अननेसेसरी क्या होते हैं, प्लांट को चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसका इफेक्ट उसके अंदर नहीं दिखता है। नेसेसरी को भी हमने दो कैटेगरी में बांध रखा है ना, ज्यादा मात्रा में और कम मात्रा में, यानी कि मैक्रो और माइक्रो। जो मैक्रो और माइक्रो हैं उनसे ही ज्यादा चीजें बनती हैं। ठीक है, उनको ही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है राइट 3 रीजंस, जो 3 रीजन बताने हैं। अब किस चीज के लिए बताने हैं, तो मिट्टी में पोषक तत्व पाने के 3 कारण तरीके लिखो और उनके बारे में संक्षेप में बताओ। मतलब मिट्टी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, पौधा मिट्टी से लेता है, तो मिट्टी के अंदर कहाँ से आएंगे, इसके कोई 3 कारण लिखिए। तो पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, आसानी समझ में आएगा। खाद और फर्टिलाइजर से, मिट्टी में अलग अलग तरह के खाद और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। दूसरा है फसल कटाई के बाद बेकार बचे हुए फसल के बचे हुए हिस्से से, जैसे पत्तियां, तना वगैरह मिट्टी में पोषक तत्व को बढ़ा देते हैं। दलहनी फसलों से, यानी कि दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें राइजोबियम, ये इसको याद रखना बेटा, ये आपको ये मान लो कि मदद दिलवा देगा। राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, यह बैक्टीरिया हवा से फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये 3 तरीके से क्या होता है, इनके अंदर जो है चीजें बढ़ जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। देखो पहला ये थ्रो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता चल गया कि किस तरीके से बढ़ता है, 3 रीजन बताने। तो थ्रो द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इन द सॉइल इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके अलावा अनयूजुअल रिमेन्स ऑफ क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग बाय क्रॉप, है ना, जो होती हैं चीजें बच जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल लीव्स, स्टेम, रूट्स इंक्रीज द न्यूट्रिशन इन दी सॉइल, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बाय पल्सिस क्रॉप, इनको हम लेगुमिनेसी क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। किसके अलावा क्या होता है, स्मॉल ग्लेन्स आर फाउंड इन दी रूट्स ऑफ पल्सिस क्रॉप विच राइजोबियम बैक्टीरिया, इसको याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना उसमें रहता है। द बैक्टीरिया फिक्स द फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसी के साथ जैसा जो होता है फास्फोरस को फिक्स करने के लिए माइक्रो राइजा पाया जाता है, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बायो फर्टिलाइजर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर नाम के चैप्टर के अंदर, तब आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको बस याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट 3 रीजन फॉर लॉस ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, डिस्क्राइब एनवायरनमेंट। मतलब आपको बताना है कि मिल रहे हैं कहां से, बता दिया आपने, लॉस क्यों हो जाता है, क्या कारण है कि मिट्टी के अंदर के तत्व जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, सर क्या कारण है। मिट्टी में पोषक तत्वों के खत्म होने के कोई 3 कारण लिखिए और उनके बारे में संक्षेप में बताइए। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के कोई कारण लिखिए। तो पहला है फसलें द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण, है ना। विभिन्न फसलों के पौधे अपने समुचित विकास के लिए लगातार मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, जिससे मिट्टी में उनकी कमी आ जाती है। अब पौधे क्या कर रहे हैं भैया, सीधी सी बात है यार, पौधे को अपना विकास चाहिए, तो विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिट्टी से सोखेगा, इस वजह से उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा भूमि कटाव के माध्यम से, हर साल बारिश और हवा के कारण भूमि का कटाव होता है, जिससे इसके मिट्टी के जो होते हैं ना पोषक तत्वों में क्या होता है, हानि हो जाती है ना। मिट्टी बहती है तो पोषक तत्व भी क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, इससे नुकसान हो जाता है। इसके अलावा फसल के उगने वाले विभिन्न खरपतवार भी तेजी से बढ़ते हैं और मुख्य फसल के साथ साथ साझा करते हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत अधिक हानि होती है। आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है फसलों को, तो भाई साहब बीट्स पहुंचाते हैं। 33% अगर कोई नुकसान पहुंचाता है ना फसल को, तो बीट्स पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे कमी आ रही है ना। 3 रीजंस ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिशन को लॉस होने का क्या कारण है। तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल बाय क्रॉप। ठीक है, तो प्लांट्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स फॉर देयर, है ना, प्रॉपर डेवलपमेंट, दे कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कंटिन्यूअसली, इसमें कट गया, हाँ, ये कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल ड्यू विच ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑक्योर इन द सॉइल। ठीक है, तो लगातार सोखते रहते हैं फसलों की फसलें, जो जिससे क्या हो जाता है, मिट्टी के तत्व कम हो जाते हैं। थ्रो लैंड इरोजन, भैया मिट्टी का कटाव हो रहा है। एवरी ईयर द लैंड गेट्स, है ना, इरोटेड ड्यू इन द रेन एंड विंड, है ना, ड्यू टू विच देयर इज लॉसेस ऑफ इट्स द ना सॉइल न्यूट्रिशन। इसके अलावा वेरियस बीट्स, भैया
कुछ पौधे उगेंगे, ग्रोइंग द अलोंग विद द क्रॉप्स, है ना, ऑल्सो ग्रो रैपिडली, बहुत तेजी से उगते हैं, एंड द शेयर विद द मेन क्रॉप्स, और मेन क्रॉप के साथ जो है एलिमेंट्स भी यूज करते हैं, विच गिव्स ऑफ अ लॉट लॉस ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, जिससे मिट्टी के अंदर के जो तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप क्या रखेंगे, ये याद रखेंगे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, राइट एनी थ्री, है ना, क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब कि प्लांट न्यूट्रिशन को कौन सा असेंशियल है, कौन सा असेंशियल नहीं है, इसके क्राइटेरिया क्या है। राइट द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड एनी थ्री क्राइटेरिया फॉर द असेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में और समझ लें, फिर आपकी बात बनेगी कि पादप पोषण तत्वों की अनिवार्यता के कोई 3 मापदंड लिखिए। ठीक है, पौधे की पोषण की परिभाषा, पोषक तत्वों की अनिवार्यता के कोई 3 मापदंड लिखिए। तो मैं आपको पहले हिंदी में समझा देता हूं कि पौधे के पोषक तत्व लगभग सभी पौधे मिट्टी से पानी और अकार्बनिक तत्व प्राप्त करते हैं। मिट्टी में यह अकार्बनिक तत्व खनिज के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज तत्व या पोषक तत्व कहा जाता है। इनके पोषण को खनिज पोषण या पौधे का पोषण कहा जाता है। 1938 में ऑर्नन नामक एक वैज्ञानिक ने पौधे के पोषण तत्वों की अनिवार्यता के लिए निम्नलिखित मापदंड दिए। इस व्यक्ति के अनुसार हम बात कर रहे हैं, 1938 में उन्होंने बताए थे। पहला, आवश्यक तत्वों की कमी के कारण पौधे में कई विकार होते हैं, जिसके कारण पौधे अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से पूरा नहीं कर पाते हैं। अगला है, विकार का निदान उसी तत्व से किया जा सकता है जिसकी पौधे में कमी होती है। समान लक्षण कोई भी अन्य तत्व अपनी सारणी में संबंधित तत्व का कितना भी करीबी क्यों ना हो, वो है उस काम नहीं कर पाता है। मान लीजिए कि मुझे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो मैं विटामिन सी कितना ही खा लूं, मैं विटामिन डी कितना ही खा लूं, मैं विटामिन ई कितना ही खा लूं, मुझे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसको मैं पूरा नहीं कर सकता। उसी प्रकार से इनका कहना है कि पौधे का जो विकार है, जिस भी तत्व का होगा, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जरूरी तत्व हैं, उनकी बात हो रही है। उनमें जो जितने भी तत्व इसमें रखे गए, उनमें से कोई सा भी तत्व अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई, जैसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, तो आप प्लांट को कुछ भी दे दीजिए, वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को नाइट्रोजन ही पूरा कर पाएगा, कोई और तत्व नहीं कर सकता। इसके अलावा भाई तत्व पौधे के चय में प्रत्यय रूप से भाग लेता है। चय पचय का मतलब होता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, हिंदी में तत्व थोड़े ऐसे ही होते हैं, सब थोड़ा उनको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे इन्होंने बोला है, हम बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। तो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट ऑप्टेट वाटर एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लेते हैं। इन द सॉइल दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल्स which are called minerals and mineral elements or nutrition, and their nutrition is called the mineral nutrition of plant nutrition. mineral nutrition या plant nutrition के नाम से जानते हैं, है ना। in 1938 a scientist named Ornon, कौन थे, Ornon proposed the following criteria of the essentiality of elements in the plant nutrition. पहला उन्होंने बोला कि due to lack of essential elements many disorders occur in the plant due which the plants are not available complete the life cycle smoothly। मतलब किसी तत्व की कमी हो जाए तो प्लांट के अंदर उसके तत्व की कमी के लक्षण दिखने चाहिए, और उसके बिना जो है प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को अच्छी तरीके से आसानी से कंप्लीट ना कर पाए। इसके अलावा द disorder of diagnosed by the same elements which is deficient in the plant, similar symptoms no matter how close any other elements is due the corresponding elements in the periodic table, it will not be able to do this work। मतलब कोई भी तत्व चाहे उसका कितना भी करीबी तत्व क्यों ना हो, वो उस तत्व की कमी को पूरा न कर पाए, तब उसको हम एसेंशियल में रखते हैं। इसके अलावा दैट एलिमेंट्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं प्लांट की, उनमें डायरेक्टली क्या करे, पार्टिसिपेट करे। तो ये क्राइटेरिया रखे गए हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, और ऑर्नोन ने रखे हैं 1938 में, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द इफेक्ट इंपोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑन प्लांट्स। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए कि नाइट्रोजन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट। तो अगर आपसे पूछे डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे आगे इसको याद करवाऊंगा, इसलिए आपको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। इसलिए नहीं करवाया, वो जो क्वेश्चन है वो आप इस ई वाले को लिख सकते हैं। राइट द सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन द प्लांट। ठीक है, तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे क्लोरोफिल बनाने में रुकावट के कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं। इसके अलावा पत्तियों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं और कभी कभार पत्तियां जल भी जाती हैं। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वे कभी छोटे रह जाते हैं, पौधे बहुत छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा अनाज वाली फसलों में पहले नीचे की पत्तियां सूखती हैं और फिर ऊपर की सूखती हैं। इस बात को ध्यान रखना कि जो अनाज वाली फसलें होंगी उनमें पहले नीचे की पत्तियां सूखेंगी, यानी कि पहले पुरानी पत्तियां सूखेंगी, नई बाद में सूखती हैं। इसके अलावा गेहूं और दूसरी है ना टेलर्स वाली जो फसलों में कमी जो होता है ना, कम टेलर्स बनते हैं, मतलब फुनसे बनते हैं। इसके अलावा फलों वाली फसलों में इस एलिमेंट की कमी के कारण फलों का साइज छोटा रह जाता है और वे पकने से भी पहले गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं नाइट्रोजन के, है ना। जैसे आप यहाँ पे दिया ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन इन अ प्लांट द फॉलोइंग सिम्टम्स, है ना। तो पहला ड्यू टू है ना, ये दिया हुआ है। तो इसके अलावा है ना, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल द लीव्स टर्न येलो। पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीले कलर की हो जाती हैं। ठीक है, क्लोरोसिस जिसे बोलते हैं ना। वाइट स्पॉट्स आल्सो फॉर्म ऑन द लीव्स एंड समटाइम द लीव्स आल्सो गेट बर्न, है ना। इसके अलावा द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टॉप एंड दे रिमेन रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, प्लांट की जो ग्रोथ कैसी हो जाती है, रुक जाती है और प्लांट कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके अलावा द ग्रीन क्रॉप्स द लोअर लीव्स ड्राई अप फर्स्ट एंड देन द अपर वंस। इसके अलावा व्हीट एंड अदर टिलिंग जो क्रॉप्स होती हैं प्रोड्यूस लेस, है ना, टिलर्स, जिसके अंदर टिलर्स क्या होते हैं, बहुत कम बन पाते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट फ्रूट क्रॉप्स द फ्रूट साइज इज रिमेन्स स्मॉल एंड दे मे हैव फुल बिफोर द रिपेनिंग। पकने से पहले क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द सिम्टम्स इफेक्ट ऑफ द फास्फोरस डेफिशिएंसी। फास्फोरस डेफिशिएंसी को भी याद कर लीजिए, है ना, ज्यादा नहीं करेंगे हम, एनपीके तो याद करेंगे कम से कम, है ना। तो फास्फोरस वाली अभी क्या करेंगे, आप याद कर लेते हैं। पहले बता देता हूँ, द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टॉप, ये लाइन हर जगह चेप देना। ठीक है, इसके अलावा एंथ्रोसायनिन स्पॉट्स अपेयर ऑन द लीव्स एंड दे जो द सुन फेल, फॉल्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं। प्लांट रूट्स डू नॉट डेवलप्ड, है ना, प्लांट का जो रूट्स होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। इसके अलावा द साइज ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स रिमेन स्मॉल ड्यू विच द यील्ड इज लेस। इस वजह से यील्ड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द क्रॉप रिपेन्स रिलेटिवली लेट, और जो फसलें होती हैं वो लोग जो है लेट पकती हैं। तो पहला क्या है, ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियों में एंथोसायनिन के धब्बे दिखाई देते हैं और भी जल्द ही गिर जाती हैं। पौधे की जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती हैं। फूल फल और बीज का आकार छोटा रह जाता है, जिसकी पैदावार भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फसल काफी देरी से क्या होती है, पकती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट, वो है ये वाला। राइट द एनी फोर इम्पोर्टेंस ऑफ पोटास इन दी प्लांट। तो ये हो गया के, मैंने बोला था एनपीके देखेंगे, क्या देखेंगे, एनपीके। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, उससे वाला पी बोलते हैं, उससे वाला एन बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पोटास। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पोटास की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस पोटास जो है, यह तत्व पौधे के तने को मजबूत बनाता है, जिससे वे आसानी से नहीं गिरते। पौधे में रोग और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में को सहने की क्षमता आ जाती है। यह तत्व पौधे में खाद्य पदार्थों और पानी के अवशोषण को भी सुगम बनाता है। यह नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा को संतुलित करने के भी काम आता है। ठीक है, तो ये अच्छा है ना। तो आप लोग याद रखेंगे, इसको मैं बता देता हूँ इंग्लिश में भी। द एलिमेंट्स मेक द स्टेम ऑफ प्लांट स्ट्रॉन्ग सो दे आर डू नॉट फॉल्स इजीली। इसके अलावा द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू टॉलरेट डिजीज एंड अदर, है ना, एडवर्स
कंडीशंस इंक्रीज, है ना, उनके समय जो सहन शक्ति होती है उसकी बढ़ जाती है। द एलिमेंट्स ऑल्सो, है ना, फैसिलिटीज द एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आइटम्स एंड वाटर इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर पानी और जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट्स ऑल्सो वर्क टू बैलेंस एन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और उसके जो होता है ना की मात्रा को संतुलित करने का भी काम करता है, बैलेंस करने का भी काम करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, राइट द इंपोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम की अहमियत लिखिए क्या होती है। तो इसको पहले हिंदी में समझो तब तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि किसानों ने फसल चक्र लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया है। शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन अब जो है कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जमीन की फिजिकल कंडीशन खराब होने लगी है। जमीन की फिजिकल कंडीशन को बेहतर बनाना और उसे लगातार अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की सलाह दी जाती है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की कम मात्रा के साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को जोड़ दिया जाता है, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और जमीन में ज्यादा मात्रा में बायो फर्टिलाइजर्स। ऐसा करने से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी बनी बढ़ेगी, जिससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, है ना, नतीजतन प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ ही बिना इस्तेमाल हुए फसल के अवशेष और शहरी कचरा इस्तेमाल होने लगेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण में भी काफी हद तक रोका जा सकता है। अपने प्राकृतिक संसाधनों से ज्यादा इस्तेमाल करके हम न सिर्फ, है ना, नेट इकोनॉमिक्स फायदा बढ़ा पाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खाना भी पैदा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये इसका है, मतलब आपको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप बना के लिख सकते हैं। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम की अहमियत को बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बारे में कुछ लिखना है। नया क्वेश्चन है, 2024 में पहली बार आया था। बुक में भी ऐसा देखने को बहुत कम मिला है, बड़ी बुकों में भी ऐसा देखने को बहुत कम मिला है कि 12th में ऐसा क्वेश्चन पूछे, लेकिन एक आध क्वेश्चन नया आता है। तो इसी प्रकार से ये था। इसमें क्या बताना है आपको, आपको ये बताना है कि भैया जो किसान है वो पहले नॉर्मल खाद यूज करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रॉप साइकिल यूज करी और उसके साथ बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज किए। उसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो फसल बढ़ी, लेकिन अगर हम अभी उसका नतीजा देखें तो ये नतीजा ये हो गया है कि फसल उतनी अच्छी उत्पादन में नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स हमको देने पड़ रहे हैं। लेकिन इससे मिट्टी क्या हो रही है, खराब हो रही है। इसलिए जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट सिस्टम की सलाह दी जाती है। इसके अंदर फर्टिलाइजर्स की बजाय जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट मैन्योर्स होते हैं, खाद होते हैं, उनका यूज करने को बोला जाता है, जिसमें आप गोबर की खाद, हरी खाद, है ना, इसके अलावा एग्रीकल्चर बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें। जिससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स की मात्रा बढ़ेगी, है ना, और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज बढ़ेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ेंगे और मिट्टी जो है पूरी तरीके से खराब नहीं होगी। और इससे दो फायदे ये होंगे कि आने वाली जनरेशन के लिए बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया सॉइल मिलेगी। इसके अलावा जो शहर का कचरा है वो कंपोस्ट के थ्रू कंपोस्ट होगा, जिससे प्रदूषण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो क्रॉप का वेस्ट बचता है वो हम फर्टिलाइजर्स में यूज मैन्योर में यूज करेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, उससे भी एक फायदा निकल के आएगा। ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी आप इसको आराम से इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये ज्यादा इतना वो नहीं है कि आप इसको लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना और आपका काम बन जाएगा। इसका अगला चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर है मैन्योर। देखो मैंने आज आपसे बोला था कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं मैन्योर। कारण क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मैन्योर के साथ फर्टिलाइजर पढ़ाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों को साथ में पढ़ाना चाहिए। पहले हम मैन्योर पढ़ेंगे, फिर हम फर्टिलाइजर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे क्या फायदा हो जाएगा कि हमको मैन्योर और फर्टिलाइजर एक साथ ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इनका एक क्वेश्चन भी हम एक साथ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस जो कई बार पूछा गया है और इस बार वापस से पूछने की संभावना उसकी रहेगी। इसलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए,
क्योंकि भैया 12th के बाद हम रुकने वाले नहीं है। 12th पूरा बीएससी है ना, एमपीपीएटी, एडबलडीईटी, इसके अलावा एग्रीकल्चर में आने वाली जो जॉब्स हैं उनकी भी वीडियो हम आपको लिए लेके आएंगे। तो जब तक आपकी जॉब नहीं लगवा देंगे, जब तक ये चैनल आपके लिए उपयोगी बना रहेगा। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है और स्टार्टिंग में ही आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को दिया है, इसलिए ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।